हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने करंट अफेयर्स की क्लासेस की थी काफ़ी 100 तक जो है 100 करंट अफेयर क्लासेस जो है नेशनल करंट अफेयर्स की जो आपकी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो शायद आप लोगों ने कर लिया होगा, रिवाइज भी उनको अच्छे से पढ़ भी लिया होगा जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत काम आएगी। अब हम लोग जो है सीरीज चला रहे हैं ताकि जिससे आपकी जो तैयारी है उसको और ज़्यादा बूस्ट कर दिया जाए। इसके अलावा खुद भी अपने आप में आप एक एनालिसिस कर सको कि ये क्वेश्चंस जो आपको कितने आ रहे हैं, कितने आपके ठीक हो पा रहे हैं। तो उन चीज़ों के लिए एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस है, पॉलिटी के क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस है। तो वो तमाम क्वेश्चंस जो आप लोग करेंगे साथ साथ में, तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत दी जाएगी, बट जस्ट एक क्विकली जो क्वेश्चंस का लेवल क्या रहेगा नॉर्मल जो है और उससे अपर लेवल क्या रह सकता है, तो किस टाइप से क्वेश्चंस बनेंगे, वो सारी चीज़ों को जो है आपको करवाया जाएगा। तो इसमें पॉलिटी के जो कुछ क्वेश्चंस है वो आज हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग अप्रोक्सीमेटली जितने भी क्वेश्चंस के टाइप हो सकते हैं, चाहे वो सिंपल है चाहे वो हायर लेवल है, उनको हम लोग देखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो आपके HSSC वाले एग्जाम्स में भी काम आएंगे, देन आगे अगर और भी कोई एग्जाम देना है तो वो आपकी तैयारी को काफ़ी बूस्ट कर देगा, राइट। तो कृष्णा क्लासेज ने जो एक स्ट्रेटेजी बनाई है जिसके तहत जो है आपको ये सीरीज प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आज के जो पॉलिटी के क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं किस प्रकार से, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पॉलिटी का क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। कौन से अधिनियम के द्वारा जो है प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी, आपसे पूछा है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, कोई भी विकल्प सही नहीं, ए, बी, सी और डी। आपको पता है कि 1909 के अंदर मॉडले मिंटो रिफॉर्म आया था, जिसमें मॉडले मिंटो रिफॉर्म जो है 1909 के अंदर आया था। इसमें मॉडले जो है वो सेक्रेटरी और जो आपका मिंटो है वो वाइसरॉय थे उस वक्त, ठीक है ना। तो इसके अंदर मुस्लिम्स को जो है अलग से मताधिकार का पहली बार किया गया था, ये प्रावधान, ये चीज़ हुई थी। उसके बाद 1919 के अंदर जो है आपका भारत सरकार अधिनियम आया था 1999 का, 1919 का। इसके अंदर जो है 1919 में आपका मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा गया था। इसमें मोंटेग्यू सेक्रेटरी और चेम्सफोर्ड जो है वो वाइसरॉय थे उस वक्त, ठीक है। तो ये 1919 के अंदर आया था। इसमें क्या किया गया था, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। इसके तहत क्या किया गया था, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। लेकिन फिर क्या कर दिया गया, 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया उसमें प्रांतों का द्वैध शासन जो है उसको समाप्त करके और केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया, ठीक है ना। और प्रांतों को क्या दे दी गई, स्वायत्तता दे दी गई। तो प्रांतों को स्वायत्तता का ही पूछा गया, कब दी गई, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत दी गई प्रांतों को स्वायत्तता। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है। किसका सबसे अधिक प्रभाव माना जाता है भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक, ये बताना है आपको। यूएसए के संविधान का, सोवियत रूस का संविधान, ब्रिटिश संविधान या भारत सरकार अधिनियम 1935। क्या है करेक्ट आंसर, ए, बी, सी और डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्योंकि 2/3 भाग जो है भारतीय संविधान का वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया हुआ है। ये काफी बल्कि था, काफी बड़ा था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और इसका 2/3 भाग जो है हम लोगों ने हमारे संविधान में यूं क्यों डाल रखा है, तो इसलिए हमारा संविधान भी काफी बड़ा है। दूसरा, हमारा संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, क्योंकि एक तो ये बड़ा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हम लोगों ने इसमें इंक्लूड कर रखी है हमारे संविधान में ही। दूसरा, केंद्र और राज्यों का एक ही संविधान है, अलग अलग नहीं है। तो ये कई चीजें, कई फैक्टर्स है जिसके कारण भारत का संविधान बड़ा है। तो अधिक प्रभाव जो है निम्नलिखित में से किसका है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के तहत जो है पहली बार जो है संघीय सरकार की स्थापना की गई, संघात्मक व्यवस्था की जो है स्थापना इसी के तहत की गई भारत के अंदर, ठीक है। और पहली बार जो है फेडरल कोर्ट, जो पहला जो आपका फेडरल कोर्ट जो लगाया गया था, संघीय न्यायालय 1 अक्टूबर 1937 को, वो भी इसी के तहत जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ही लगाया गया। प्रांतों का द्वैध शासन खत्म किया गया, केंद्र में लागू किया गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसका अलिखित संविधान है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बताना है। यूएसए, यूके, पाकिस्तान और भारत। तो आपको पता होगा भारत का लिखित संविधान है, और भारत का लिखित संविधान का प्रावधान हम लोगों ने यूएसए से लिया हुआ है, ठीक है ना। और यूएसए और जो है भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही ये प्रावधान कर रखा है लिखित का ही। तो यूनाइटेड किंगडम जो ब्रिटेन है, इनका संविधान कैसा है, अलिखित संविधान है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यूके, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलिखित संविधान किसका है, तो यूनाइटेड किंगडम, यूके
या ब्रिटेन, कुछ भी लिखा आ सकता है। यूके आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड किंगडम है, और ब्रिटेन भी उसी को बोलते हैं, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब में क्या है, लिखित है। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया या निर्माण किया गया, ठीक है, निर्माण किया गया, उसके सदस्य कौन थे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है, उसके बाद जो है आपको ऑप्शन देखना चाहिए। तो प्रायोरिटी ये रखनी है कि क्वेश्चन आपको समझ में आए, पहले पूछना क्या चाह रहा है। तो पहली बात क्या है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया गया उसके सदस्य कौन थे। ऑप्शन ए है राजनीतिक दलों द्वारा नामित थे, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे, लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित थे, या गवर्नर जनरल द्वारा नामित थे। तो क्या थे, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे, लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित नहीं थे। विधानसभा आपकी जो संविधान का निर्माण करने वाली जो संविधान सभा थी उसके सदस्य है, लेकिन इसके अंदर जो है दो प्रकार के सदस्य थे। जो वहां पर उस वक्त की देशी रियासतें थी वहां से भी सदस्य आए थे, वहां पर उनके राजाओं के द्वारा मनोनीत किए गए थे, और बाकी के सदस्य जो है राज्यों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। तो निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही टाइप के सदस्य थे, लेकिन क्वेश्चन में हालांकि ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे आप लोग, विभिन्न प्रांतों को की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, तो यही करेक्ट हो जाएगा आपका बी। बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे। भारत की अंतकालीन संसद में कुल कितने सदस्य थे। तो इसके अंदर टोटल 296 थे, 296 सदस्य थे। ये सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में आपात उपबंध देश से लिए गए हैं। आपात उपबंध कहां से लिए गए ये बताना है आपको। ब्रिटिश संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935, आयरलैंड का संविधान, जापान का संविधान। तो देखिएगा भारतीय संविधान में जो आपात उपबंध है यानी इमरजेंसी के प्रावधान है, इमरजेंसी, ये कहां से लिए हुए हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो इमरजेंसी के अंदर एक क्वेश्चन आता है, जब हम लोग भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखा होता है कि जो आपातकाल के प्रावधान है या आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सब जो है निलंबित हो जाते हैं आपके मौलिक अधिकार। ये वाला प्रावधान हम लोगों ने कहां से ले रखा है, जर्मनी से ले रखा है। लेकिन इसने पूछा है कि आप कहां से लिए हुए हैं, आपात उपबंध कहां से लिए हुए हैं। तो वैसे लिए हुए हैं वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, ये आपको ध्यान रखना है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लिए गए, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा संसदीय प्रणाली वगैरह हो गया, ठीक है, इसके अलावा जो है एकल नागरिकता हो गया, ये सब ब्रिटेन के संविधान से है। आयरलैंड के संविधान से क्या है, डीपीएसपी हो गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गया, डीपीएसपी हो गया, ये आयरलैंड से है। इसके अलावा आयरलैंड से और क्या है, आयरलैंड से आपका जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया जो है वो वहां से है। राज्यसभा में सदस्यों को जो है मनोनीत किए जाने का जो है राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को, वो प्रावधान आयरलैंड से है। ठीक है, तो ये आपको कुछ ध्यान रखना है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपात उपबंध जो कहां से, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था, यह आपसे पूछा गया है। 1922, 1923, 1921 और 1920। तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था, 1921 के अंदर किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। ठीक है ना, 1919 के एक्ट के तहत जो है 1921 में किया गया था। जो इसके अध्यक्ष थे, जो फ्रेडरिक व्हाइट जो है इसके पहले अध्यक्ष थे। तो ये भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। 1921, 1921। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। भारत की संविधान सभा जो है वो किसके कहने पर बनाई गई थी, ये पूछा गया है। वेवेल योजना, वेवेल प्लान के तहत, क्रिप्स मिशन के तहत, अगस्त ऑफर के तहत या कैबिनेट मिशन के तहत। ए, बी और सी और डी, क्या करेक्ट आंसर है आपको बताना है। भारत की जो संविधान सभा है वो किसके कहने पर बनाई गई थी। तो वेवेल प्लान, क्रिप्स मिशन, अगस्त ऑफर और कैबिनेट मिशन। आपको पता है वेवेल प्लान कब है, 1945। क्रिप्स मिशन क्या है, 1942। अगस्त ऑफर 1940 और कैबिनेट मिशन 1946। एक तो क्वेश्चन आता है, इनका क्रम पूछ लेता है, कोई इनको क्रम में लगाओ। इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछता है कि किसके कहने पर बनाई थी। तो ये कौन था, ये था आपका कैबिनेट मिशन। भारत की जो संविधान सभा बनी है वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर या कैबिनेट मिशन पर आधारित थी। ठीक है, जिसमें जो है 3 ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य आए थे, इसलिए इसको कैबिनेट मिशन कहा जाता है। जिसमें पैथिक लॉरेंस जो थे, एवी अलेक्जेंडर थे, और एक आपके जो क्रिप्स मिशन के अंदर आए थे वही आपके सर स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे। तो 3 सदस्य थे। जो पैथिक लॉरेंस थे वो इसके अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन के। ठीक है, तो क्रम में पूछ लेता है तो पता होना चाहिए। पहले अगस्त ऑफर आया, उसके बाद जो आपका कैबिनेट मिशन आया 1900, क्रिप्स मिशन आया 1942 के अंदर, उसके बाद वेवेल योजना, उसके बाद जो आपका 1946 में कैबिनेट मिशन। क्लियर है, तो ये आपका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसके कहने पर, कैबिनेट मिशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? पूछ रहा है कि कौन से जो है अधिनियम के अंदर जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वर्तमान में, जिसे हम लोग कैग कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसका उल्लेख जो है आर्टिकल 148 से 151 के अंदर है। तो ये बोल रहा है कि किसके नामक पद जो है, कैग नामक पद जो है ये किसके कहने पर, किस जो आपका अधिनियम के तहत जो है किया गया था इसका प्रावधान, तो ये पूछ रहा है 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का या 1947 का। तो इसको किया गया था जो आपका 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था, उसी के तहत किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी हो गया। केग की अगर बात करें तो केग जो है आर्टिकल 148 से 151 में उल्लेखित है आज भी, और इसका कार्य क्या होता है, जो भारत की संचित निधि है, इसके अलावा जो राज्यों की संचित निधि है, इसके अलावा जहां पर विधानसभा हो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश, उनकी जो संचित निधि है यानी कंसोलिडेटेड फंड है, उनकी ऑडिटिंग करना, उनकी लेखा परीक्षा करना कैग का कार्य होता है। इनकी नियुक्ति जो है कैग की राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ठीक है, शपथ राष्ट्रपति के द्वारा होती है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इसका कार्यकाल होता है। इसको हटाया भी जा सकता है और ये त्यागपत्र भी दे सकता है। ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और हटाया किसके द्वारा जाता है कैग को, तो इसे हटाया किसके द्वारा जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन कैसे? जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, उसी प्रक्रिया से जो है कैग को हटाया जा सकता है। भारत के पहले कैग थे नरहरि राव, वी नरहरि राव जो है वो भारत के पहले कैग थे, और वर्तमान में भारत के कैग है जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो वर्तमान में भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। वो जो है जम्मू कश्मीर आपका केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहले उपराज्यपाल भी जीसी मुर्मू बने थे, जो अभी वर्तमान में कैग बने हुए हैं। क्लियर है? तो ये कैग के बारे में थोड़ी सी चीजें ध्यान रखना है। इसके अलावा कैग अपनी रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है, और राज्यों की जो कंसोलिडेटेड फंड या संचित निधि की रिपोर्ट है वो आपका राज्यपाल को देता है, ठीक है। राष्ट्रपति इसकी रिपोर्ट को जो है संसद में प्रस्तुत करता है, वहां पर ये पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, लोक लेखा समिति, उसके पास जाती है, और लोक लेखा समिति जो है उसको समझाता है कैग की इस रिपोर्ट में क्या है, इसीलिए उसका फ्रेंड एंड फिलोसफर और मित्र और दार्शनिक कहा जाता है कैग को। इसके अलावा कैग को सार्वजनिक धन का संरक्षक भी कहा जाता है। तो ये तमाम चीजें कैग के बारे में आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? वेरी सिंपल क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BN राव या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा संविधान सभा जब संविधान निर्माण का कार्य कर रही थी तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वही जो है जब संसद की तरह भी कार्य करती थी तब जो उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? GV मावलांकर, ठीक है। तो गणेश वासुदेव मावलांकर। तो ये भी ध्यान रखना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ये हो गया आपका, ठीक है। BN राव जो है संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा के ओतप्रोत है। कौन सा कोड सही उत्तर है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। क्या ये चारों चीजें हैं हमारे संविधान के अकॉर्डिंग? तो लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं बल्कि लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, ठीक है, समाज की भी कल्पना करता है। इसकी ये विचारधारा जो है किसको लेकर? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर ये पूछा है? ऑप्शन दे रखा है आपको 1 और 2 यानी न्याय और स्वतंत्रता, फिर दे रखा है आपको 2 और 3 यानी स्वतंत्रता और समानता, फिर दे रखा है आपको C 1 और 3 यानी न्याय और समानता, फिर दे रखा है आपको 1 2 3 4 सभी। कौन सा कोड सही है? तो भारतीय संविधान में जो है न्याय की भी बात है, स्वतंत्रता की बात है, समानता की बात है और भाईचारे की भी बात है, ठीक है ना। चारों ही बातें हैं, बंधुता की भावना उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा चारों ही बात सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। तो ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन को। प्रस्तावना के अंदर भी आपको पता है न्याय की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है। न्याय कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता अवसर और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की। स्वतंत्रता कौन सी? विचार की, अभिव्यक्ति की, धर्म को मानने की, इस प्रकार की स्वतंत्रता की बात भी की गई है, और बंधुता की बात भी की गई है, ठीक है। तो चारों सही हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है? तो पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जो हमारी प्रस्तावना है, ठीक है, उसमें किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? तो उसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो चौथा नाम जो बच जाएगा वो नहीं है। तो चौथा क्या बच गया? लोकतांत्रिक न्याय की बात उसमें नहीं की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसने पूछा नहीं की गई है, तो ये 3 तो कर रखी है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं कर रखी है इसमें कहीं भी प्रस्तावना के अंदर। क्लियर है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? तो कहां पर देख सकते हैं हम लोग संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को? कहां देखा जा सकता है? प्रस्तावना में, भाग 3 में, भाग 1 में या भाग 4 में? इजी क्वेश्चन, बता दीजिएगा फटाफट से, ए, बी, सी और डी, क्या इसका करेक्ट आंसर है? कहां देखा जा सकता है? तो भारतीय लोकतंत्र के प्रस्तावना में देखा जा सकता है, ठीक है ना। आदर्शों को हम लोग कहां देखा जा सकता है? प्रस्तावना के अंदर देखा जा सकता है, प्रस्तावना में, ठीक है ना। ये बेरुबारी केस के अंदर 1960 के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि लोकतंत्र के आदर्शों को हम लोग प्रस्तावना में देखा जा सकता है। प्रस्तावना जो है कुंजी है संविधान की, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस जो है प्रस्तावना की उस टाइम पे बताई गई हमें। ओके, तो प्रस्तावना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल के अंदर भारत को किस रूप में घोषित किया गया ये पूछ रहा है। एक प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में, एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में, एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में, या एक गणराज्य के रूप में क्या घोषित किया गया है? तो अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल इंडिया क्या है, भारत क्या है? एक सोवरन, सोशलिस्ट और सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन स्टेट। तो भारत क्या है? संप्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष मतलब सेक्युलर है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, सब धर्म उसके लिए बराबर है। इसके अलावा लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो ये 5 वर्ड एक साथ लिखे हुए हैं। ये पांचों वर्ड कहां लिखे हुए हैं? प्रभुसत्ता संपन्न यहां पर है यानी सोवरेनिटी, सोशलिस्ट और पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर, और लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक, और गणराज्य यानी रिपब्लिक। ये पांचों वर्ड का क्रम आपको ध्यान रखना है, इसी प्रकार से क्रम में लिखा हुआ है। शुरुआत के अंदर जो है प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य था, समाजवादी और जो आपका सेक्युलर है, ये दोनों वर्ड बाद में जोड़े गए हैं, ये शुरू में नहीं थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रस्तावना में संशोधन के दौरान 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है इनको जोड़ा हुआ है। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? जनता का प्रभुत्व, जनता के प्रतिनिधित्व का प्रभुत्व, विधि शीर्ष का प्रभुत्व, राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व। तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? लोकप्रिय जो है प्रभुसत्ता इसको कहा जाता है जहां पर जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनका प्रभुत्व होता है, वो जो है रूल करते हैं प्रॉपर्ली, तो उनका प्रभुत्व होना वो कहलाता है आपका लोकप्रिय प्रभुसत्ता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। जनता का प्रभुत्व मतलब जनता ही सीधा कर रही हो कुछ, तो वैसा नहीं है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा बी, इसका जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? क्या पूछ रहा है? भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? देखिएगा, हमारी संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया, ये डेट लिखी हुई है 26 नवंबर 1949 की प्रस्तावना के अंदर, ठीक है ना। प्रस्तावना के अनुसार जो है संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। और उस टाइम पर प्रस्तावना के अंदर 3 ही वर्ड थे, वो थे संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। उस टाइम पर जो है समाजवाद और आपका ये नहीं था, समाजवाद वर्ड नहीं था उसमें, इसके अलावा जो है आपका धर्मनिरपेक्ष वर्ड नहीं था, इनको बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। तो उस टाइम पर ये 3 ही थे, तो तीनों के लिए पूछ रहा है कब बना था, तो 26 नवंबर 1949। देख लो कि कौन से ऑप्शन के अंदर है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? पूछ रहा है कि संविधान के अंदर जो उद्देशिका है, हमारी प्रस्तावना जो है, प्रियम्बल जो है, उसका अभी तक कितनी बार जो है अमेंडमेंट हो चुका है, संशोधन हो चुका है? तो ए है 3, बी है 2, सी है 1 बार और डी है 1 भी बार नहीं। कौन सा करेक्ट आंसर है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? अभी तक 1 ही बार हुआ है संशोधन। कब हुआ है? 42वें
संविधान संशोधन 1976 के तहत। और इसमें क्या जोड़ा हम लोगों ने? 3 शब्दों को जोड़ा था उस टाइम पर, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, प्रस्तावना में इन 3 वर्ड्स को जोड़ा गया। तो अभी तक एक ही बार हुआ है संशोधन, ये बात ध्यान रखनी है। कब हुआ है ये बात ध्यान रखनी है, क्या जोड़ा गया ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है ना, क्लियर है? तो ये सब कुछ है इसके अंदर, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फटाफट कर रहे हैं हम लोग फास्टली, ताकि तुम लोगों का रिवीजन भी होगा एक तरह से, और तुम्हें अपना आइडिया भी लगेगा कि कहाँ आप स्टैंड करते हो। ठीक है ना, तो सारी चीजें हैं, इसलिए आंसर भी साथ साथ करते रहिएगा आप, कोई इशू नहीं है, आंसर भी साथ साथ करते रहना आप लोगों को। ठीक है, इसके अलावा जो है वीडियो को शेयर भी करते रहना है, ताकि आप लोगों के जो और भी साथी है उनको भी पता लगे, वो भी अपना जो है एक तरह से बूस्ट कर पाए अपनी तैयारी को। ठीक है ना, सो बेहतर होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? बोल रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है उसमें निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? सर्वसत्ताधारी लोकतंत्रीय गणराज्य। किया तो गया है कि सर्वसत्ताधारी मतलब प्रभुसत्ता संपन्न या सोवरन, तो भारत सोवरन स्टेट है, लोकतांत्रिक है, गणराज्य है, ये बात लिखी हुई है। समाजवाद वर्ड भी लिखा हुआ है, धर्मनिरपेक्ष भी लिखा हुआ है। क्या संघीय वर्ड लिखा हुआ है कहीं? संघीय वर्ड कहीं नहीं लिखा हुआ है, ना तो प्रस्तावना में और ना ही हमारे संविधान में, कहीं भी नहीं है आपका संघीय शब्द, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, संघीय शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं है हमारे संविधान के अंदर, तो डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। संघीय शब्द का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। भारत एक राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट लिखा हुआ है हम लोगों ने हर जगह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। किस चीज का उल्लेख नहीं है हमारे संविधान की प्रस्तावना में? इनमें से बताना आपको। न्याय का, भ्रातृत्व का, प्रतिष्ठा की समानता का, वैश्विक मताधिकार का। बताइएगा कहां पर, कौन सा नहीं है? न्याय का है प्रस्तावना में, बात कर तो रखिए न्याय की। कौन कौन सा न्याय? जस्टिस। भ्रातृत्व की है, बंधुता की भावना की बात कर तो रखी है, कर रखी है बिल्कुल। ठीक है ना, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कर रखी है, बंधुता की भावना की बात कर रखी है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात भी कर रखी है। तो ये तीनों तो है। तो कौन से की नहीं पूछी है इसने? वैश्विक मताधिकार के बारे में प्रस्तावना में कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो इसका डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसका उल्लेख नहीं है। वैश्विक मताधिकार जो है यानी एडल्ट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो पहले 21 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति वोट डाल सकता था। अब जो है उसको घटाकर 21 से 18 कर दिया गया था 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत। ठीक है, तो ये थोड़ा सा और ध्यान रख लेना आप लोगों को। वैश्विक मताधिकार का उल्लेख जो है प्रस्तावना में नहीं है, इन तीनों चीजों का है। क्लियर है? तो ये आपको आइडिया होना चाहिए, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं कहां पर? मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, उद्देशिका में, मूल कर्तव्यों में। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोग उलझ जाते हैं, क्योंकि ये चीजें जो है थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया हुआ, 1-2 बार सुनी हुई है, तो आप लोग इजीली आंसर कर सकते हो। तो कहां पर होगा ये बताना है, मूल अधिकारों में, नीति निर्देशक में, उद्देशिका में या मूल कर्तव्यों में। तो ध्यान रखना, संविधान निर्माताओं के जो मनोभाव और आदर्श जो है वो प्रतिबिंबित होते हैं उद्देशिका के अंदर, प्रियम्बल के अंदर। अगेन बेरूबारी केस जो है याद रखना 1960 का, उसमें ये चीज भी बात हुई थी। तो उनके आदर्श और मनोभाव जो है वो हम लोग कहाँ देख सकते हैं? उद्देशिका में। कैसा भारत चाहते थे वो, कैसा संविधान, ठीक है, तो वो सारी चीजें उद्देशिका में है, प्रियम्बल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? प्रस्तावना में, भाग 3 में, अनुच्छेद 368 में, या संविधान में कहीं नहीं? कहां पर हुआ है संघीय शब्द का प्रयोग? बता दीजिएगा, ए, बी, सी और डी। तो संघीय शब्द का प्रयोग जो है भारत के संविधान में कहीं भी नहीं हुआ है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। आपका आर्टिकल 1 जो है, भाग 1 जो है, वहां पर लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट होगा। संघीय शब्द कहीं भी नहीं लिखा है हम लोगों ने। ठीक है ना, हम लोगों ने संघ को कैसे लिखा है अंग्रेजी में? फेडरेशन नहीं लिखा है हम लोगों ने। ठीक है ना, हम लोगों ने फेडरेशन नहीं लिखा है, बल्कि क्या लिखा है हम लोगों ने? यूनियन ऑफ स्टेट लिखा है। ठीक है ना, यूनियन ऑफ स्टेट। तो संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है संघीय शब्द का, ये ध्यान रखनी है आपको बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? परिसंकल्प, एकात्मक, राज्यों का संघ और परिसंघ। कैसा है?
एक एकात्मक होता है, एक संघात्मक होता है। तो एकात्मक जो होता है वो यूनिटरी सिस्टम होता है, जिसमें जो है शक्तियों का विभाजन नहीं होता है, वो एक ही जगह केंद्रीकृत होता है। तो भारत में एकात्मक तो नहीं है। परिसंघ, राज्यों का संघ, तो देखिएगा भारत जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राज्यों का एक संघ है, राज्यों का एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है, ये बात लिखी हुई है। भारत किस रूप में वर्णित किया गया है संविधान में? राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, राज्यों के संघ के रूप में। आर्टिकल 1 के अंदर ये बात लिखी हुई है। भारत जो है अर्थात इंडिया, क्या लिखा हुआ है? भारत का नाम हमारे आर्टिकल 1 में संविधान में, भारत अर्थात इंडिया या इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत अर्थात जो इंडिया है वो राज्यों का एक संघ होगा। तो यूनियन ऑफ स्टेट या राज्यों का संघ कब बात है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? क्या क्या? शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप, सरकार का संघीय स्वरूप, सरकार का समाजवादी स्वरूप और सरकार का एकात्मक स्वरूप। तो ध्यान रखना है, इसने क्या पूछा है? शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर, और स्वतंत्र न्यायपालिका यानी इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये जो है किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है? लोकतांत्रिक स्वरूप की होती है या संघीय स्वरूप की होती है? लोकतंत्र अच्छी बात है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी जो है वो लोगों का शासन, लोगों के लिए इस प्रकार का सिस्टम होता है, उसमें वो वर्ड अलग हो गया। फिर बोल रहा है समाजवादी, समाजवाद भी अलग चीज है, आपको पता है। समाजवाद के अंदर जो है, जो आपके एक होता है आपका प्राइवेट, एक होता है पब्लिक। तो प्राइवेट यानी जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, जैसे कि अंबानी अडानी है, उनका रोल ज़्यादा हो, और पब्लिक जो है यानी आपकी बेल है, गेल है, ओएनजीसी है, जो सरकार के अंदर जो है कंपनियां, उनका रोल जो है बिल्कुल ही जो है आपका कम हो और इनका ज़्यादा हो। तो ऐसा होता है आपका, उसको पूंजीवाद बोलते हैं। समाजवाद में क्या होता है? प्राइवेट का कम और सरकारी का ज़्यादा होना चाहिए, तो वो आपका समाजवाद होता है, यानी लोगों की भलाई के लिए कार्य होते हैं समाजवाद के अंदर। तो ये चीज़ होती है, वहाँ पर मुनाफे पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो समाजवाद तो है हमारा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन किसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं ये पूछा है इसने। तो ये होता है आपका संघीय स्वरूप का। जहाँ पर फेडरेशन होगा, संघीय स्वरूप होगा, वहाँ पर शक्तियों का विभाजन होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, दो जो है आपके संविधान होंगे, राज्यों का अलग, केंद्र का अलग। तो हमारे यहाँ संघीय सिस्टम नहीं है, इसलिए हमारा क्या है, हमारा जो है वो अर्ध संघ है। भारत जो है वो क्वासी फेडरल कंट्री है, क्योंकि इसमें संविधान जो संघीय प्रणाली के पूरे सिस्टम है वो हम लोग नहीं फॉलो करते हैं। जो सारे उसके जो एक तरह शर्तें हैं वो हम लोग पूरी नहीं करते हैं संघीय प्रणाली की। तो भारत एक अर्ध संघ है, क्वासी फेडरल है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है भारत में, बताओ। साथ आकर संघ बनाना, संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, साथ आकर संघ बनाना तथा संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? साथ आकर संघ बनाना या संघ बनाकर राज्यों का गठन करना? तो देखिएगा भारत में जो है संघ बनाकर फिर राज्यों का गठन करना, ये है। इसीलिए हमारे स्टेट जो है वो कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं राज्यों से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या नहीं हो सकते हैं? राज्यों से, सॉरी, हमारा संघ जो है या हमारा केंद्र जो है उससे राज्य अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना। लेकिन अमेरिका में जो संघीय सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग वहां के राज्य जो है वो अलग हो सकते हैं संघ से। क्लियर है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसलिए संघ बनाकर जो है राज्यों का गठन करना, बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या है, कितने संघ राज्य क्षेत्र? संघ राज्य क्षेत्र मतलब क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना, यूटी जिसको कहते हैं, यूनियन टेरिटरी। कितने हैं वर्तमान में, ये पूछा है। 5 है, 7 है, 9 है, 8 है। तो आपको पता है कि भारत में पहले 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको अक्टूबर 2019 को क्या कर दिया गया, उस राज्य को समाप्त कर दिया गया। तो राज्य टोटल कितने बच गए? 28। और उसके क्या बनाए गए? 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। एक आपका जे.एंड.के केंद्र शासित प्रदेश और दूसरा आपका लद्दाख बना दिया गया। तो ये 2 बन गए। तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? 9, और राज्य कितने हो गए? 28 हो गए उसके बाद। ठीक है, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 26 जनवरी 2020 को जो है दादर एंड नगर हवेली तथा दमन एंड दीव, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया 26 जनवरी 2020 को।
तो ये मर्ज होने के बाद दोनों का एक बन गया, ठीक है ना, तो ये एक माइनस होगी। तो वर्तमान में भारत के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 8, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है, डी यानी 8 राज्य, पहले 9 थे। ये क्वेश्चन बनता है, वाजिब क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 8 है और कैसे है 8 वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्कादीव, मिनिकॉय और अमिनदीवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? 1973 में, 71 में, 70 में या 72 में, ये आपको बताना है। लक्कादीव, मिनिकॉय और अमिनदीवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया था। लक्षद्वीप आपको पता है अरेबियन सी के अंदर जो है हमारे 2 आइलैंड है, एक आपका अंडमान एंड निकोबार है और दूसरी तरफ इधर हमारा लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप जो है वो आपका 36 द्वीपों का एक समूह है, जिसका लक्षद्वीप एक्चुअल में संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है 1 लाख द्वीपों का समूह, लक्षद्वीप यानी 1 लाख द्वीपों का समूह, लेकिन एक्चुअल में वहां पर 36 द्वीप है, ठीक है। तो उसके लिए बोल रहा है कि उसका नाम जो है लक्षद्वीप कब रखा गया, पहले उसको लक्काद्वीप बोलते थे, तो इसका नाम बदला गया था 1973 के अंदर, ठीक है, 1973 के अंदर इसका नाम रखा गया, ध्यान रखना लक्षद्वीप। क्लियर है, अरब सागर में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है, यह बताना आपको। संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है, कौन सा नहीं है? लक्षद्वीप नहीं है, अंडमान और निकोबार नहीं है, जम्मू कश्मीर नहीं है, सिक्किम नहीं है। तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर जो है उसको कर दिया गया 2019 में, यूटी बना दिया गया। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप तो थे ही पहले से, लेकिन 2019 में 5 अगस्त 2019 को जो है राज्यसभा में और लोकसभा में प्रस्ताव पारित करके, और वो आपका जो है अक्टूबर जो है 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, ठीक है ना। सो अभी सिक्किम जो है वो ऐसा है, सिक्किम जो है वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, यानी संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, डी इसका करेक्ट आंसर, यानी नहीं पूछा है, ठीक है ना, बाकी तीनों है। क्लियर, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था भारतीय संविधान? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 अगस्त 1948 को और 26 नवंबर 1949 को। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था बताइएगा? 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, लेकिन इसने लागू पूछे, उस दिन अपनाया गया था, उस दिन केवल 16 ही आर्टिकल लागू हुए थे, ठीक है ना, उस दिन केवल 16 ही आर्टिकल लागू हुए थे, ओके। इसीलिए जो है 26 नवंबर 1949 को हम लोग नहीं मानेंगे, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। और इस दिन जो है लागू करने के पीछे 26 जनवरी 1930 की वो ऐतिहासिक डेट है, जिस दिन हम लोग पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहते थे लेकिन नहीं मना पाए थे। तो अब मन को शांति देने के लिए 26 जनवरी 1950 का वो डेट ऐतिहासिक बनाने के लिए हम लोगों ने चुना और इस दिन संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया। और पूर्ण रूप से लागू किया तो इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनाया कब गया था? तो प्रस्तावना के अनुसार जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि क्या हुआ था 26 नवंबर 1949 को? वाई इट इज इंपॉर्टेंट, ये पूछ रहा है। भारत ने इस दिन पूर्ण स्वतंत्रता की शपथ ली थी। क्या ये था पूर्ण स्वतंत्रता की शपथ ली थी? नहीं, इस दिन ऐसा कुछ नहीं था, वो तो पहले ही हो गया। इस दिन संविधान अंगीकृत किया गया था, इस दिन भारत गणतंत्र बना था, इस दिन संविधान में पहला संशोधन पारित किया गया था। तो पहला संशोधन जो है संविधान का 1951 में हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट पहला, उसके तहत आपको पता होगा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, तो वो तो नहीं है, गलत हो गया, ये भी नहीं है। भारत गणतंत्र बना था एक दिन, जो इस दिन संविधान का अंगीकृत किया गया था, तो ये करेक्ट आंसर है। इस दिन जो है संविधान को अंगीकृत किया गया था, अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? आपको पता है जब पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की, तो उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दूसरी बैठक जब हुई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है स्थायी अध्यक्ष, ठीक है। इसके अलावा और क्या हुआ था उस दिन? एच.सी. मुखर्जी को जो है उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके अलावा सर बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को। तो बी.एन. राव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बी सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्वि सदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? कौन सी प्रणाली में जो है द्वि सदन होना चाहिए? द्वि सदन समझते हैं आप लोग? द्वि सदन मतलब आपका बाइकैमरलिज्म, बाइकैमरलिज्म, बाइकैमरलिज्म। एक होता है यूनिकैमरलिज्म, यूनि मतलब एक सदन होना, जैसे लोकसभा के सामने राज्यसभा, विधानसभा के सामने विधान परिषद। तो ये बाइकैमरलिज्म, दो सदनों का होना, इसको कहते हैं दो सदन होना। तो जहां पर संघात्मक व्यवस्था होगी वहां पर दो सदनों का होना अनिवार्य है, ठीक है ना, वहां पर एकात्मक नहीं कर सकते आप। तो संघीय प्रणाली जो होती है, संघवाद जहां होगा तो वहां पर ये चीज देखी जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संघीय प्रणाली, यानी सी करेक्ट हो। एकात्मक में क्या हो जाएगा? एक के हाथ में सब कुछ है, यूनिटरी हो गया, ठीक है, उसमें जरूरी नहीं है। लेकिन संघीय प्रणाली होगी तो वहां पे दो सदनों का होना जरूरी है। अपर हाउस, लोअर हाउस, निम्न सदन, उच्च सदन, या जैसे लोकसभा है उसके सामने राज्यसभा, उसी प्रकार विधानसभा विधान परिषद है, ठीक है। तो इस टाइप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक है, क्या है भारत एक तंत्र है, राजतंत्र है, कुलीन तंत्र है, लोकतंत्र है? बड़ा आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा बता दो। कुछ क्वेश्चन तो बड़े इजी है, तुम लोग फटाफट से यूं उड़ा रहे होंगे, बड़ा अच्छी बात है। कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए अभी तुम्हारा, ठीक है। एग्जाम्स निकट आ रहे हैं, तुम्हें पता होना चाहिए कौन से एरिया में जो है लेकिंग हो। जिस एरिया में दिक्कतें हैं उस एरिया पर वार करो, उसको जो है कंट्रोल में लाओ अपने, उसको बार बार रिवाइज करो, ठीक है। सो लोकतंत्र है, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन जो है, कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? 7वां संविधान संशोधन 1956, 24वां 1971, 42वां और 44वां। तो पता है आप लोगों को, भारत में 1975 से 77 के बीच में जो है इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी आंतरिक अशांति के आधार पर, ठीक है। भारत में 3 बार जो है अभी तक आपातकाल लगा है। एक बार लगा था बाह्य युद्ध के आधार पर, बाह्य युद्ध जो है किसी दूसरे देश के युद्ध के आधार पर जो है, किसके साथ? भारत चीन युद्ध। उसके बाद भारत पाकिस्तान युद्ध। उसके बाद जो है फिर आंतरिक अशांति के आधार पर लगी थी 1975 से 77। और उस टाइम पर जो है इंदिरा गांधी जी ने 42वां संविधान संशोधन किया 1976 के अंदर, और उसमें बहुत सारे चेंजेस किए, बहुत सारे बदलाव किए संविधान में, और बहुत सारे जो है बदलाव किए। तो इसलिए जो है इतना बड़ा वो ग्रंथ बन गया, इसीलिए उसको बोल दिया लघु संविधान ही बना दिया है। तो इसलिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है आपके 42वें संविधान संशोधन को, ठीक है। 1976 का इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में हुआ है, ये ध्यान रखना है, इमरजेंसी टाइम। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघवाद निकट है। भारतीय संघवाद जो है, संघवाद, भारतीय संघवाद जो है वो किसके निकट है? नाइजीरिया के? ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, ये तो पढ़ाया ही नहीं, कहीं भी आप लोगों ने भी नहीं पढ़ा होगा नाइजीरिया वर्ड ही, तो ये तो सीधा ही गलत हो गया। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या फिर कनाडा? तो आपको पता है भारत का संघवाद कैसा है? मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, हमारा सेंटर मजबूत है, ठीक है ना। तो मजबूत केंद्र के साथ जो संघीय व्यवस्था है, ये वाला प्रावधान हम लोगों ने लिया हुआ है कनाडा से। तो ध्यान रखना है, कनाडा के संघवाद के निकट है। और कनाडा से क्या है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करना, और राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के अंदर जो संवैधानिक मुखिया होता है राज्यपाल, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ये जो है अपने आप में ये भी केंद्र को मजबूत कर रखा है, ये भी वहीं से लिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा उसी शक्तियां जो है वो केंद्र सरकार के पास होगी, ये वाला भी हम लोगों ने कनाडा से लिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर सी है, संघवाद किसके निकट है। कई बार ये भी पूछा जाता है भारत का संघवाद कहां से लिया हुआ है? कनाडा। तो यही बात पूछिए किसके निकट है? कनाडा के। सी आंसर हो गया। नेक्स्ट, विधि का शासन की संकल्पना कहां की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है? विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ कहां की विशेष विशेषता? ये पूछ रहा है आपसे। ब्रिटेन की, यूएसए की, फ्रांस की या स्विट्जरलैंड की? बता दीजिएगा। ए, बी, सी और डी। करेक्ट आंसर क्या होगा? रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, लॉर्ड डाइसी, लॉर्ड डाइसी ने दिया था, लॉर्ड डाइसी। यूएसए, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन और फ्रांस। तो विधि का शासन जो है कहां की संकल्पना है, संवैधानिक प्रणाली की विशेष विशेषता है, तो ये आपकी रूल ऑफ लॉ कहां की लिख दे? ये आपकी ब्रिटेन की। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी को, बी आर अम्बेडकर को, जवाहरलाल नेहरू या बी एन राव को? किसे माना जाता है संविधान का निर्माता? देखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी मानी जाती है संविधान सभा की, वो प्रारूप समिति थी,
ठीक है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, जो कि 29 अगस्त 1947 को बनी थी, और उसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। और भीमराव अंबेडकर ने प्रारूप तैयार किया, इसीलिए जो है इनको क्या कहा जाता है? बी आर अंबेडकर को ही संविधान का निर्माता कहा जाता है। ठीक है, संविधान का निर्माता कहा जाता है। ये पहले पूर्वी बंगाल से संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन पूर्वी बंगाल बाद में पाकिस्तान में चला गया, जो आज बांग्लादेश है। तो बाद में वो बॉम्बे से जो है संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। कहाँ से? बाद में बॉम्बे से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बी आर अम्बेडकर, और बी आर अम्बेडकर जो है इंपॉर्टेंट अपने आप में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, और इन्हीं को मॉडर्न मनु, आधुनिक मनु भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो हिंदू जो है धर्म की पहेलियाँ, इनकी बुक भी थी एक, थॉट्स ऑफ पाकिस्तान जो है ये भी इनकी पुस्तक थी एक, तो 2-3 पुस्तकें भी थी इनकी। तो ये कुछ एक चीज़ें बी आर अम्बेडकर के बारे में। 20 का करेक्ट। तो संविधान का निर्माता, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बी आर अम्बेडकर। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू, हमारे संविधान में जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा का जो प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया हुआ है? तो देखिएगा, न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र न्यायपालिका, इसके अलावा मौलिक अधिकार, लिखित संविधान, इसके अलावा जो आपका हमारे संविधान के अंदर और बात करें तो राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना, ये तमाम चीज़ें जो है यूएसए के संविधान से ली हुई है। तो न्यायिक समीक्षा कहाँ से ली हुई है? हमारी यूएसए। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ध्यान रखना है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? बताइएगा, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का। भारत में है जो संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है भारत का। ध्यान रखना है, विश्व का सबसे बड़ा। क्यों है बड़ा सबसे? एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत बड़ा था, जिससे 2/3 भाग ले रखा है। इसके अलावा सारी बातें तो इसमें डाल दी, कुछ छोड़ा तो है ही नहीं हम लोगों ने बाहर। तीसरा क्या है? केंद्र और राज्यों का एक ही संविधान है, अलग अलग नहीं है। ठीक है ना। तो ये इसलिए भारत का संविधान जो है सबसे बड़ा संविधान है विश्व का। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है भारत का है, इंडिया का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ सूची में कितनी मदें हैं? कितने विषय है संघ सूची के अंदर? तो संघ सूची में बताओ 52, 66, 100 और 99 कितने विषय है? ए, बी और सी और डी बता दीजिएगा फटाफट से, कितने विषय टोटल? संघ सूची वो विषय होते हैं जिसमें केंद्र सरकार को कानून बनाने की अनुमति है। संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार। राज्य सूची वो होती है जिस पर संघ आपका राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची वो होती है जिस पर दोनों मिलकर बनाते हैं, संघ और राज्य। ठीक है ना। लेकिन एक कुछ जिसका नाम इन तीनों ही सूचियों में नहीं है उसको बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियां या रेज्यूटरी पावर, उस पर कानून केंद्र बनाती है। ठीक है। तो संघ सूची जो है इसमें 100 विषय है अभी, राज्य सूची में 61 है और समवर्ती सूची में 52 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है चीज? तो सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होती है जिसमें तत्कालीन सत्ताधारियों के हारने का निष्पक्ष उचित अवसर होता है? कौन सी होती है? निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होती है, तत्कालीन सत्ताधारियों के हारने का निष्पक्ष उचित अवसर होता है। हो कौन सी? लोकतांत्रिक सरकार, निरंकुश, अधिकारवादी और राजतंत्रवादी। तो देखिएगा इसमें क्या रहता है, हमें पता है लोकतंत्र है भारत के अंदर, जिसको मतलब होता है जनता का शासन, जनता के लिए शासन, जनता द्वारा शासन। तो ये जो है इसके अंदर जनता को अगर कोई व्यक्ति नहीं ठीक लगता है तो वो उसको अगले इलेक्शन के अंदर हरा सकती है। चुनाव होता है हर 5 वर्ष के बाद, यही लोकतंत्र है। तो इसी सरकार के अंदर ऐसा होता है। तो लोकतांत्रिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इस प्रकार के क्वेश्चंस के अंदर जो है आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन स्पेशली डाले हैं कि आप लोग करेक्ट आंसर निकाल के लेके आओ। बहुत ही आसान है ये चीज़ें, बस थोड़ा सा आपको अपने आप के माइंड को जो है थोड़ा सा स्टेबिलिटी के साथ सोचना है कि ऐसा लोकतंत्र क्या है। अगर पता है आप लोगों को, क्लासेज आपने लगाई है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो चीज़ें बहुत आसान है। पॉलिटी के क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस नहीं होते हैं, एकदम रेयर होते हैं कि बाय चांस ही कोई इतना ही ज़्यादा पूछा है कि सामने वाला गलत करवाना ही चाह रहा है, एग्जामिनर चाहता है कि ये गलत हो ही हो, तो फिर अलग बात है। अदरवाइज पॉलिटी का क्वेश्चन जल्दी से गलत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब एग्जामिनर क्यों चाहेगा, आप ये तो नहीं सोच रहे। एग्जामिनर कई बार जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन बना देता है जिसका कोई सर हाथ पैर नहीं होता है, हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो इसलिए तो उसमें टेंशन नहीं लेनी है, बाकी पॉलिटी में गलतियां नहीं होनी चाहिए। एक देश सरकार संवैधानिक कानूनों तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करती है। कौन सी सरकार होती है जो संवैधानिक कानूनों
तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करती है। निरंकुश, लोकतांत्रिक, राजतंत्रवादी और अधिकारवादी कौन सी सरकार होती है? ए, बी, सी और डी, ये आपको बताना है। कौन सी ऐसी सरकार है? निरंकुश सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, राजतंत्रवादी और अधिकारवादी। तो देखिएगा ऐसी कौन सी सरकार है ये आपको बताना है। तो ये होती है लोकतांत्रिक सरकार, जो संवैधानिक कानूनों तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करती है। लेकिन कई बार जो है डिक्टेटरशिप आ जाती है सरकार में, तो उसकी वजह से गड़बड़ी भी होती है, बट स्टिल जो है हम लोग इसी पे करेक्ट रहेंगे। बी, लोकतांत्रिक सरकार जो है ऐसा होता है जिसमें वो सीमाओं का ध्यान रखती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए? फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए हुए हैं? बता दो फटाफट। अमेरिका, यूके, सोवियत संघ और इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है, मूलभूत अधिकार है, वो कहां से लिए हुए हैं? यूएसए के संविधान से, यानी अमेरिका के संविधान से। ठीक है, मूलभूत अधिकार जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अंदर है और अनुच्छेद कहां से है? 12 से 35 तक है उसके अंदर, और इन्हें क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है भारतीय संविधान का। तो यूएसए से लिया हुआ है। यूएसए में मूलभूत अधिकारों की तरह बिल ऑफ राइट्स होता है। हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट, वहां बिल ऑफ राइट्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकारिता के अधीन आता है? इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो सुप्रीम कोर्ट के अधीन भी है और हाई कोर्ट के अधीन भी है? ये बताना है। संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण, संविधान का अगर उल्लंघन होता है तो उसका संरक्षण, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो संरक्षक है फंडामेंटल राइट्स की भी, और संविधान का जो फाइनल अथॉरिटी है, फाइनल जो एक तरह से इंटरप्रिटेशन है, वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी जाती है। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, ठीक है, सही बात है। राज्यों के बीच परस्पर विवाद, इन सब में सुप्रीम कोर्ट है। मूल अधिकारों के संरक्षण की बात करें तो मूल अधिकारों के संरक्षण की बात करें, यानी फंडामेंटल राइट्स के संरक्षण की, तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही रिट जारी कर सकती है और उसको बचा सकती है। जैसे कि आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है तो फंडामेंटल राइट का संरक्षण करने के लिए, उसी प्रकार हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करके मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है। तो दोनों ही करती है, ठीक है ना। तो ये किसके अधीन आएगा? डी जो है दोनों के अधीन आता है। बाकी सब जो है सुप्रीम कोर्ट के अधीन आ रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? वेरी सिंपल क्वेश्चन। शुरुआत में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? 6, 7, 4 और 5। तो प्रारंभ में थे 7 मौलिक अधिकार, 7। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 6 ही है। लेकिन जब शुरू में थे वो 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति का अधिकार जो था उसको अभी फंडामेंटल राइट नहीं रखा गया, उसको खत्म कर दिया गया। तो अभी वर्तमान में कितने बचे? ओनली 6। क्लियर है ना? ये चीज ध्यान रखना है ऐसी बातों का। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है वो समाप्त किया गया था और उसे अभी वर्तमान में आर्टिकल 300A में डाला हुआ है। और अब वो किस प्रकार का अधिकार है? वहां पर विधिक अधिकार है वो, एक तरह से अभी और कुछ नहीं है, विधिक अधिकार है वहां पर। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है, ये आपसे पूछा गया है। अनुच्छेद 12 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 28 और अनुच्छेद 29 से 50। 29 से 50 तो है ही नहीं, थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा है उसको आइडिया ही है। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो कौन से में है ये आपको पता होना चाहिए। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 19 से 22 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 ये सब जो है किसकी बात करते हैं? स्वतंत्रता की बात करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है 19 से 22। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? कौन सी आर्टिकल के तहत जो है मूलभूत अधिकारों का हनन होता है, यानी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? ये बात पूछी हुई है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 32। इसीलिए आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा है, वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32 ही बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज बाकी आर्टिकल का कोई फायदा नहीं होता। इसी के तहत हम लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक रिट किसके द्वारा जारी की जा सकती है? रिट किसके द्वारा जारी कर सकता है? कोई उच्च न्यायालय कर सकता है, जिला न्यायालय कर सकता है, कोई उप न्यायालय कर सकता है, या प्रशासनिक अधिकरण कर सकता है? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कर सकती है, उप न्यायालय कर सकता है, जिला न्यायालय कर सकता है, या कोई उच्च न्यायालय? कौन जारी कर सकता है रिट को? रिट समझते हो ना आप लोग? रिट
WRIT, रिट यानी आदेश। 5 प्रकार की होती है रिट। तो कौन जारी कर सकता है इनमें से? कोई उच्च न्यायालय। इसका करेक्ट आंसर ए है, कोई उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय एक निम्नतर न्यायालय को जारी करता है? कौन सा न्यायिक आदेश है जो उच्चतर न्यायालय एक निम्नतर न्यायालय को जारी करता है? यानी अब ऊपरी अदालत जो निचली अदालत को जारी करती है, ऐसा कौन सा न्यायिक आदेश, ऐसी कौन सी रिट है इनमें से, ये पूछ रहा है आपसे। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा या प्रतिषेध? तो देखिएगा 5 प्रकार की रिट है। एक होती है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक होती है आपकी परमादेश, एक होती है आपकी अधिकार परीक्षा। इसके अलावा 2 है आपकी, एक उत्प्रेषण और एक प्रतिषेध, यानी सर्टियोरेरी एंड प्रोहिबिशन। सर्टियोरेरी यानी उत्प्रेषण और प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध, रोकना। ठीक है, ये जो 2 रिट है ये आपस में अदालतों के बीच में, ऊपरी अदालत निचली अदालत को करती है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट निचली अदालत को करेगी। तो ये उनके बीच की होती है। तो इनमें से कौन सा आंसर इसके अंदर दे रखा है? तो प्रतिषेध दे रखा है, तो ये आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिषेध जो है वो ऊपरी अदालत निचली अदालत को करती है। क्लियर है? तो सी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? निम्नलिखित में से कौन सा एक निजी स्वतंत्रता का आधार है, ये बताना है। बताइएगा फटाफट से, कौन सा जो है वो निजी स्वतंत्रता का आधार है? परमादेश है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, अधिकार परीक्षा है या उत्प्रेषण है? तो देखिएगा उत्प्रेषण तो ऊपरी अदालत निचली अदालत को जारी करती है, तो ये तो मुद्दा ही खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या बच गया? बंदी प्रत्यक्षीकरण या परमादेश या अधिकार परीक्षा? तो देखिएगा परमादेश जो है ये, इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। ये जब कोई भी व्यक्ति अपना ड्यूटी प्रॉपर नहीं कर रहा होता है तो ऐसे में उसके खिलाफ जारी की जाती है कि भाई साहब काम क्यों नहीं कर रहा है, दिक्कत कहाँ है तेरी? ठीक है, तो ज़्यादातर अनुपस्थित रहता है ड्यूटी से, दिक्कत कहाँ है? तो इसलिए वो जो जारी की जाती है परमादेश रिट होती है। अधिकार परीक्षा, जब कोई अवैध तरीके से गवर्नमेंट जो है ऑफिस का यूज़ करता है, यानी जो उस पद पर नहीं है लेकिन फिर भी उस पद का प्रयोग करता है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ की जाती है अधिकार परीक्षा। ठीक है ना? तो इससे पूछा जाता है बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से आप यहाँ हैं, तो वो होता है आपका अधिकार परीक्षा। तो ये भी नहीं है। फिर क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी किसी व्यक्ति को ऐसे ही बंदी बना लेता है कोई निर्दोष व्यक्ति को, तो ऐसे में बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? किस स्थिति में की जाती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये पूछा है। संपत्ति की हानि, अतिरिक्त कर की वापसी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी या भाषण की स्वतंत्रता का उल्लेख? देखिएगा 5 प्रकार की रिट है आर्टिकल 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकती है। ठीक है, 5 प्रकार की है। उन 5 प्रकार में जो एक बंदी प्रत्यक्षीकरण है, पहली हैबियस कॉर्पस जो है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, या इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हैबियस कॉर्पस। ये जो आपकी रिट है हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका अर्थ होता है शरीर को प्राप्त करना, टू हैव द बॉडी ऑफ। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? शरीर को प्राप्त करना या टू हैव द बॉडी ऑफ, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें जब किसी निर्दोष व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है, या पुलिस भी अगर बनाती है इस तरह से कोई व्यक्ति को नजरबंदी करती है, तो उसके खिलाफ भी ये रिट जारी की जा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी, यानी दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। सी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? तो ये थे कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमें अच्छे से पता होने चाहिए। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे पॉलिटी के, जिनके थ्रू आप अपने आप को थोड़ा और भी ये चीज़ चेक कर सकते हो कि आप लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हो। इसी के साथ साथ जो है ये आपको ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आपकी तैयारी को भी और बूस्ट करेंगे। आपको यह पता लग जाएगा कि आप कहाँ पे जो है लैकिंग हो। ठीक है, तो ये सीरीज जो हमारी शुरू हुई है पॉलिटी के क्वेश्चंस इसमें काफ़ी रहेंगे। आगे आने वाले समय में देखते रहना है आपको। कुछ एक जो है जो इसके आपके पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस प्रकार से डालेंगे। एक मिक्स है, एक तरह से इजी भी है इसके अंदर, थोड़ा बहुत लेवल भी हो सकता है छोटे मोटे कुछ क्वेश्चंस में। बाकी एक नॉर्मल जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे के पूरे क्वेश्चंस है जो आपको बहुत मदद करेंगे। ठीक है, सो बाकी वीडियोज़ को जो है वो देखते रहिएगा और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी देखें और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकें। ठीक है, बाकी पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।